का वक्त, दिन का अहम हिस्सा। इस हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉर्निंग शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद होंगे सेलिब्रिटीज, ब्यूटिशियंस और सिंगर्स, जो बनाएंगे हमारे दिन को तरोताजा। और हमारे साथ मौजूद होंगी मुख्तलिफ शख्सियत, जिनसे करेंगे हम मजे मजे की बातें और साथ ही हम करेंगे शेयर नित नई मालूमात। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा जनाब। देखते रहिए मॉर्निंग बीट्स एंड न्यूज के साथ, और मैं आपकी होस्ट खिजरा सुहेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स और मैं आपकी होस्ट खिजरा सुहेल। सुबह का हसीन तरीन वक्त, तो जनाब ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खैर आफियत से रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ढेर सारी खुशियाँ बिखेरें जनाब अपने इर्द गिर्द लोगों में भी और अपने अंदर भी। तो इसी के साथ जनाब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताते चलें कि आज जो है हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके साथ बहुत ही मज़े मज़े की बातें होने वाली हैं, क्योंकि हालिया में हम 2 हफ्ते करीब हो गए हैं, हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट का रेट है वो बड़ा ही कम होता जा रहा है। उसकी फ्लक्चुएशन से जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनमें बहुत जो है खुशी की लहरें दौड़ रही हैं जनाब। बहुत अच्छा जो है उनको रेट्स मिल रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है जो एक बिज़नेस वैल्यू है, एक डिजिटल जिसको कहते हैं कि बिज़नेस है, उसकी भी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती जा रही है। तो हम आज इस पे बात करेंगे क्या क्या वजह है कि एकदम से इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है जनाब। कहाँ हम धंसे हुए थे, हमारे कारोबार जो है वो ठप हो रहे थे, कोई काम समझ नहीं आता, चीज़ें नहीं हो पा रही, तो एकदम से ये जो चेंज आया है इसकी क्या वजह है। तो इसी पर हम बात करेंगे और मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादा बोल कर जो है ना गेस्ट का टाइम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं आज बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। हाँ, लेकिन हमेशा की तरह मैं पैगाम आज आपको कुछ थोड़े से ऐसे टाइम में ज़रूर दूँगी, क्योंकि मेरा हमेशा आपको एक पैगाम रहता है। तो आज जो हमारा पैगाम है वो है आप लोगों की अपनी ज़िंदगी, यानी कि ज़िंदगी की वो सेहत जिसकी तरफ हमने लाजमी देखना होता है। हमारी कुछ ऐसी खुशियाँ हैं जो हमारी इनर सेटिस्फेक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि कुछ ऐसी खुशियाँ जो लोगों की नहीं हैं, सिर्फ हमारी अपनी है, जिनका हमने बहुत ख्याल रखना होता है। जैसे आपका एक खूबसूरत सा वक्त जो सिर्फ आप अपने साथ गुजार सकते हैं, एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा लम्हा जो आप किसी ऐसे इंसान के साथ गुजार सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसके साथ आप रहना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और सबसे बढ़कर कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करके इनर सेटिस्फाई जो है वो हो जाते हैं और आप इंटरनली बहुत अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि हम जितनी भी हमारी जिसे कहते हैं कि दुनियावी रख रखाव, दुनियावी चीज़ों में हम इतना घुल मिल गए, हम इतना चीज़ों में फेडअप हो गए हैं कि हम जो एक्चुअल चीज़ें हैं उन तक हम अपनी रसाई ख़त्म हो रही है। हम इंटरनली खुश होना छोड़ गए हैं। हम लोगों को ये नहीं याद कि हमने लास्ट टाइम अपने लिए कब कुछ किया था, कब कोई काम किया था, या अगर हम अपने लिए कुछ करने को देखें तो हम इतने ज़्यादा जो है सेल्फिश हो जाते हैं कि हमें अपने अलावा किसी कोई और दूसरा इंसान नज़र नहीं आता। तो हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को बैलेंस रखने की जो है वो बहुत ज़रूरत है। जैसे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस रखने के लिए बहुत अच्छी अंदाज से ये देख लें कि कितना टाइम किस किस को देना है और कैसे देना है। जितना आप लोगों में टाइम डिवाइड करेंगे, खुद को टाइम देंगे, उतना आप अपनी लाइफ में खुशियाँ और जो आपकी लाइफ में तसल्लियाँ हैं, जिसे कहते हैं कि तस्कीन है, सुकून है, उसको आप महसूस कर सकेंगे। तो इसी के साथ जनाब हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। तो जनाब आज हमारे दोनों गेस्ट हैं वो बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं और डिफरेंट बैंक जो है उनकी फील्ड्स हैं। तो जनाब मैं आपको मिलवाती चलूँ। नवाज़ अली ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो रीजनल मैनेजर हैं। सर वेलकम करते हैं आपको। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ मकसूद साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं। सर वेलकम करते हैं आपको भी। कैसे हैं आप दोनों? अच्छा, वैसे सर ये जिस जगह से इन लोगों का ताल्लुक है ना, ये बड़े पैसे वाले लोग होते हैं और इनसे बात करते हैं मतलब 100 दफ़ा सोचता भी है, क्योंकि हमें कोई बैंक में काम पड़ता है, ये काम रोक देते हैं हमारे और सर कैसे हैं आप लोग? अच्छा सर, आप के माशाल्लाह से
एक अच्छी पोस्ट पर हैं, और आप हम देख रहे हैं कि जो स्टॉक मार्केट का हमारा पूरा हिस्सा है वो बड़ा अच्छा खुशगवार चल रहा है। तो 2 हफ्ते से इसकी बड़ी अच्छी जो है पोजीशन चल रही थी, क्या वजह है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपके चैनल का कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आसिफ साहब और हम आपको जो है वो बता सकें कि बेसिकली इकोनॉमी के ऊपर और रिसेंट जो चेंज आया है स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ जो कौन कौन से पाकिस्तान में अब अच्छे अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, तो उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो जो आपका क्वेश्चन था इंट्रोडक्शन में भी, जो आपने कहा कि क्योंकि इकोनॉमी हमारी जो है वो अब कुछ टेक ऑफ किया है और कुछ ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे हमें जो किसी भी मुल्क का इंडिकेटर अगर आपने चेक करना हो इकोनॉमी का, तो उसके 2-3 इंडिकेटर्स हैं बेसिकली। उसकी जीडीपी आप चेक करें कि वो कितनी ग्रोथ कर रही है, उसका पर कैपिटा इनकम क्या है, उसमें प्रोडक्शंस हमारी क्या है, यानी तमाम जितने इंडिकेटर्स हैं उसमें एक जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं उनमें एक इंडिकेटर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता है। आपको दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं पूरी वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वो ग्लोबली एक दूसरे के साथ वहाँ के कंट्रीज़ जो है वो आपस में एक दूसरे की इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो इतना ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से, यानी जिसे कहना चाहिए फंडामेंटली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम इसको कह सकें कि हम फंडामेंटली मार्केट को पॉजिटिव के साथ लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे देखें कहीं भी आपने स्टॉक एक्सचेंज की बात की कि बहुत अच्छे क्यों ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। स्टॉक मार्केट जो है सबसे पहले समझना ये है कि स्टॉक मार्केट है क्या। बिल्कुल, क्योंकि जो आपके देखने वाले हैं लेमैन हैं उनका कॉन्सेप्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें जो है हुई हैं, ऐसे वाक़यात हुए हैं, तो अब लोगों को उसका ट्रस्ट नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि देखें रिस्क फैक्टर जो है ना वो हर जगह मौजूद है। स्टॉक एक्सचेंज पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करती थी, अब इसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, PSX के नाम से। अच्छा, यहाँ जो पहले तो ये देखना है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं वो ट्रेड कैसे होती हैं। पहले लिस्टिंग का अमल होता है। कोई भी कंपनी आप, हम या आसिफ साहब या कोई भी कंपनी बनाना चाहें तो हम उसके लिए सबसे पहले तो अपना पेड अप कैपिटल जो है वो रेज़ करना चाहेंगे। उसके 2 तरीके हैं कि या तो हम जो है पब्लिक IPO पे चले जाएं और उसके बाद हम जो है पेड अप कैपिटल बढ़ाने के लिए या बैंकों के कंसोर्शियम से हम अपना बिजनेस जो है वो लेके लोन लेके हम वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक एक्सचेंज में कंपनीज लिस्ट होती हैं उनको सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो लाइसेंस्ड होंगी, फिर वो लिस्ट होंगी, फिर वो मार्केट में ट्रेड होंगी और डिमांड एंड सप्लाई के जो रूल है उस पे वहाँ वो ट्रेड हो रहा होता है। यानी एक बायर होगा और एक सेलर होगा। आपके पास शेयर्स हैं मार्केट में और आप चाहेंगे उसको सेल करने के लिए तो आपको पहले ब्रोकरेज हाउस के पास जाना है, CDC अपना अकाउंट ओपन कराना है। CDC में क्योंकि पहले ये होते थे कि फिजिकल शेयर्स ट्रेड हुआ करते थे, या आपने याद होगा 70s में या उससे पहले शाउट करके या इशारों से जो है वो शेयर्स की ट्रेडिंग जो है फ्लोर पे हुआ करती थी। अनफॉर्चुनेटली कहीं पे भी समझाया, सिखाया या पढ़ाया नहीं जाता कि बेसिकली ये बड़ा मसला है। ये आप ये देख लीजिए कि अब हम कितने अरसे से यहाँ इंडस्ट्री में, मैं यानी स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री मुझे 23 इयर्स हो गए जनूबी पंजाब में। आई एम द फर्स्ट पर्सन कि जिन्होंने ये 2001 में म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट का पोर्शन का मैंने यहाँ शुरू किया और एसेट मैनेजमेंट को यहाँ माशाल्लाह तमाम बैंकों ने अपने एसेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ शुरू किए हुए और सभी अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब ये बेस करता है डिमांड एंड सप्लाई और इकोनॉमी आपकी जो है उसके इंडिकेटर्स को। अब देखिए कि पिछले 6-7 साल से मार्केट इससे पहले बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी और 53,000 का इंडेक्स जो था वो हमने आज से 6-7 साल पहले टच किया और लोग यही कह रहे थे कि ग्लोबली हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते जाएंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके आप पब्लिक IPO दें। IPO है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी मैं अगर अपनी कंपनी को लिस्ट करवाऊँ स्टॉक एक्सचेंज में और उससे मैं अपनी जो है वो बेस जनरेट करूँ, मैं अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाऊँ और मेरी उससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जाहिर है तो मैं ज़्यादा यूनिट कमाऊँगा, बनाऊँगा, तो मैं इकोनॉमी में अपना रोल अदा कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो सेम जितने भी इस वक्त गवर्नमेंट सेक्टर के या प्राइवेट सेक्टर के जितने भी इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में जो कंपनीज़ हैं, भले वो ऑयल सेक्टर है या ऑयल एंड गैस है, सीमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, जो भी सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो बहुत अच्छा इसलिए कर रही हैं कि उनकी आप बैलेंस शीट उठा के देखें तो वो प्रॉफिट मार्जिन्स उनके हाई हुए हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है, उनके शेयर्स ने मार्केट में ट्रेड किया है। लोग क्योंकि समझते हैं कि स्पेकुलेटिव मार्केट है, यहाँ जितना ज़्यादा आप जो है वो मार्केट में करेंगे, स्पेकुलेशन करेंगे तो ज़्यादा होगा। उसकी रीज़न ये कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है,
रिलीजियस अनरेस्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी मार्केट जो है वो ड्रॉप हो जाती है। बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि बाहर लोग फिर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। एक वक्त आता है रियल एस्टेट हमारी कहीं से कहीं हो जाती है जी, इतना तेज़ी से लोग जा रहे हैं और बाय सेल कर रहे हैं जी। अभी आप देखें तो जितने भी रियल एस्टेट का बिजनेस है वो बिल्कुल ड्रॉप हो चुका है। डॉलर्स के अंदर इसी तरह से एक बहुत अपसर जाया और एक लेवल पे जाके वो दोबारा नीचे आया। हाँ जी। इसी तरह देखें आप तो ये अब ये इन्वेस्टर जो है ना वो ऑप्शंस एवेन्यूज देखते हैं। तो लोगों को ये पता लगा कि ये मार्केट क्योंकि ऑलरेडी नीचे आ चुकी थी और यहाँ लोग जो हैं वो कई हद तक लॉसेस करके अभी भी लोग मौजूद थे, तो उन्हें अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जो अच्छे अच्छे वैल्यू पिक शेयर्स हैं वो अपनी वैल्यू से बहुत नीचे आ चुके हैं, तो उन्होंने इसको बाय शुरू किया करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में आना शुरू हो जाती है। जब फॉरेन बायर्स और लोकल इन्वेस्टर्स जब मिल के मार्केट में जाके लोग बाय करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है। तो डिमांड जितना ज़्यादा शेयर्स की डिमांड होगी उतना उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब क्या होता है कि लोग जाके ट्रेड करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। डायरेक्टली जाना जो है वो आप हम सब किसी के लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल है कि आप मतलब 1 लाख भी ले जाएं या 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ जो अमाउंट भी आप लेके जाना चाहें तो ये आपके लिए इसलिए सही नहीं है कि आपको नहीं पता कि मैंने कौन सा शेयर परचेज करना है, कब लेना है, कब डालना है, टर्मिनल पे मुझे ट्रेडिंग कब करनी है। लेकिन नवाज़िश साहब आप ये थोड़ा सा हमें गाइड करें कि क्या इसके लिए बाकायदा कोई रहनुमाई जो है वो फराहम की जाती है या नहीं, क्योंकि ये तो वो कहते हैं कि जी आप जुआ है, आप खेल रहे हैं, लग गया तो ठीक है, नहीं तो आपके पैसे डूब गए। तो इस तरह तो मैं ये समझती हूँ कि हर चीज़ जुआ नहीं होती। थोड़ा सा आपका जो है ना उसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपको उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे एक लेमैन है इस टाइम जो भी हमें देख रहे हैं उनको ये बात पता होनी चाहिए कि उन्होंने रहनुमाई कैसे हासिल करनी है। उसका मैं आपको छोटा सा हल बता देता हूँ। देखिए कोई भी नई चीज़ आप शुरू कर रहे हैं तो बड़ा छोटे टोकन मनी से आप स्टार्ट करें। पहले उसकी नो हाउ ले लें कि वो किस तरह है, कैसे परफॉर्म करती है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे आपने ट्रेड करना है। अच्छा, जो लेमैन की आपने बात की, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि लोग जाके डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करें। उनके लिए जो है ना म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट बनाई गई है कि वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो पूल है फंड मैनेजर्स उसको लेते हैं। तो दिस इज़ इनडायरेक्टली गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज कि आपके पास रिस्क जाहिर है आप जितना ज़्यादा लेंगी उतना ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। रिटर्न भी भले आए हो लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं कि आपने क्या ट्रेड करना है। तो बेहतर ये है कि आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास जाएं, वो आपको एडवाइस भी देंगे और आपको एक पूल की शक्ल में एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में बाय करेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगी तो आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स ले लिए। अब आपका जो फंड मैनेजर है उसने ऑन बिहाफ ऑफ यू ही विल बी द ट्रेडिंग पर्सन, वो आपके बिहाफ पे जाके मार्केट में ट्रेड करेगा और वो एक शेयर नहीं लेगा, वो 10-15 कंपनीज में ब्लू चिप्स कंपनीज के अंदर वैल्यू पिक शेयर्स उठा के वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैनेज जो है वो करेगा। अगर 2 रुपए पीएसओ में लॉस हो गया, ओजीडीसी में 1 रुपए गेन हो रहा है, डीजी सीमेंट में गेन हो रहा है, इस वो रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर देगा। और फिर जो उसके पास न्यूज़ होगी, अब आप कहीं बिजनेस में हैं, अपने काम में हैं, मसरूफ़ हैं और पता चला स्टॉक मार्केट में कोई ऐसी खबर आ गई कि मार्केट क्रैश कर गई, अब वो आपको भी वो लॉस तो करेगा बट वो लॉस का 100% वो लॉस नहीं होगा, उसको वो 30-40% पे जाके मार्केट में अपना माल जो है वो सेल कर देगा। सही। तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप एकदम बड़ा अमाउंट लेके ना जाएं, कहीं पे भी समझ के देख के फंड मैनेजर्स के थ्रू मार्केट में जाएं। और यकीनन ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ज़रिए आपका जो है वो नॉलेज भी इन्हांस होगा, रिस्क भी मिनिमाइज होगा और आपका रिटर्न भी मैक्सिमाइज होगा। ये अच्छा बहुत अच्छी बात है कि हम जब तक अपनी एक लेवल पर चीज़ों को नहीं समझेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि आपके पास पैसा है, लेकिन अगर आपने सारा एकदम से इन्वेस्ट कर दिया और आपको ये बात भी ना पता हो कि मैंने कौन सी जगह किस तरह के शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, तो मेरा ख्याल से कि हमारे लिए बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि हमारी मोस्टली चीज़ें डूबती भी इसी वजह से ही हैं, हम नाकाम भी इसी वजह से होते हैं क्योंकि हमें रेट्स और चीज़ों को उस तरह से हमें क्लियर किया नहीं जाता या होता नहीं है हम लोगों को, ना हमें रेट्स के हिसाब से हमें उनकी शेयर्स की जो है ना वैल्यू पता होती है। तो फिर वो हम जितने हम लोग करते जाते हैं तो वहाँ हम नुकसान भी उठाते हैं और कहीं जैक लग गया, फ़ायदा हो गया तो फिर तो वो तो एक जैक है हमारा। अच्छा, हम आसिफ साहब से भी बात करेंगे। सर, बैंक्स की सूरत हाल जो है इस टाइम किस तरह की चल रही है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं यानी कि लेन देन के हिसाब है, और
लोन के बारे में हम आपसे ज़रूर बात करना चाहेंगे कि जो बैंक लोन्स हैं उनकी क्या जो है वो वैल्यू चल रही है, लोग किस तरह से आ सकते, क्योंकि मैंने भी अच्छा प्रोग्राम से पहले मैंने जिक्र किया था कि मैं 2020-21 के एक वो ऐसे छोटा सा ब्लॉग सा पढ़ रही थी, तो वो उस बंदे ने लिखा हुआ था कि एक वक्त था कि स्टेट बैंक जो है वो पैसा पैसा नहीं देता था, तो लोग चाहते थे कि हमें लोन मिले, और अब वो देना चाहता है तो अब लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये सारी जो मार्केट सिचुएशन है ना, पहले जो है जिस दौर में आप बात कर रही हैं कि ये मांग रहे थे और दे देता कोई नहीं था, तो उस पर ये है कि उस वक्त मार्केट रेट जो है वो कम थे, लोगों की बाइंग पावर थी, मार्केट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी या लोन जितना है वो उनकी पहुंच पे थी। यानी कि जो एक बंदा है अगर उसकी अर्निंग अच्छे तरीके से है तो वो कुछ चीज़ें अगर घर की लेनी है या कोई घर के लिए कोई या किसी के लिए भी कोई चीज़ है या अपनी लाइफ के लिए अपनी ईजी करने के लिए उससे कोई चीज़ परचेज करनी है तो वो उसमें बाइंग पावर में था, वो ले सकता था। अब ये जो आजकल सिनेरियो है वो ये है कि रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे नवाज साहब अभी जिक्र कर रहे थे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जहाँ तक ये बात जो शेयर्स की वो सारी हो रही है तो वैसे भी जो आम एक सारिफ है, या हम अपनी बात लें कि हमने कोई भी चीज़ लेनी हो तो उसके लिए हम बाज़ार में 2-4 जगहों पे जाके उसका डेफिनेटली चीज़ों पर एक जायज़ा लेते हैं, आपस में जो है उनका कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद जाके लेते हैं। तो फिर ये जिस तरह शेयर्स मार्केट है इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी जो है सारी लेके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जहाँ तक आपकी बात है तो उसमें यह है कि जो महंगाई अब ये हो गई है, जिस तरह शेयर सारे ऊपर चले गए हैं, तो उसी हवाले से बैंक के रेट जो है बहुत ज़्यादा हैं। अब पहले जो है अगर लोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉर्पोरेट भी हैं, कंज्यूमर में बहुत सारे हैं, तो पहले जो है उनका रेट कम था, ठीक है, इसलिए लोग उस पर आते थे। अब रेट है हाई, ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया है, इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई है। अब ये है कि एक मिसाल के तौर पे अगर 100 रुपये की चीज़ को पड़ती थी किसी भी वाले से, तो अब वो उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो ऑलमोस्ट डबल पड़ जाती है, डबल पड़ ठीक है, अपने मेच्योरिटी पीरियड ऐसे ही है। तो उस हवाले से जो है लोग अब थोड़ा सा इस पे जो है वो हेजिटेट करते हैं लेने में, क्योंकि उनके एक तो रीपे जो है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, उनके अपने हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट कह लें आप, या जो उनके जो शेड्यूल बनते हैं उसमें अच्छा खासा जो है वो एक अमाउंट ऐड हो जाती है, तो उसको मैनेज करना फिर उनके अपने, और इसके अलावा ये तो बैंक की जो है एक तो लोन के रीपे तो अलग है ना, फिर बाकी जो हमारे जितने भी लाइफ नीड्स हैं डेली बेसिस पे, वो जितने इन्फ्लेशन की वजह से वो सारे जो चीज़ें हैं वो कंज्यूमर आइटम्स इतने वो एक्सपेंसिव हो गए हैं कि रीपेमेंट जो है वो मुश्किल हो गई है। तो इस वजह से लोग कम जा रहे हैं और बैंक्स जो हैं वो रेडी हैं लोन देने के लिए, लेकिन हाई रेट की वजह से जो है आजकल थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इस सूरत हाल में हम देखते हैं कि इतना होना नहीं चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत आम, जैसे देखें ना, एक फार्मर को ले लें, अब एक किसान है, मजदूर है, वो अपने किसी चीज़ को खरीदने के लिए ले रहा है, अब उसकी आधी ज़िंदगी तो वो लोन उतारने में ही लग जाती है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी इतना ज़्यादा है, और दूसरा फिर हम देखते हैं कि इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में उसके पास कभी ना कभी, क्योंकि हर टाइम हम ये देख रहे हैं कि एक लेवल तो नहीं रहता, कभी बहुत डाउन कभी बहुत अप, लेकिन उसे कुछ करना ही नहीं करने की बैंक की किसने लाजमी भरनी है, तो इसमें कहीं नज़र आता है फ्यूचर में कोई चीज़ कम हो जाए। अभी जो सिनेरियो फिलहाल चल रहा है हमें इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देख रहे हैं, जो सिचुएशन हमारे कंट्री की इस टाइम चल रही है, फिर फॉरेन इन्फ्लुएंस भी है, जो अदर कंट्रीज़ जो हैं आजकल जो अमन अमान की जो सूरत हाल है विद इन द पाकिस्तान जो है वो, अब जिस तरह हमारे इलेक्शंस पेंडिंग है और सारा चल रहा है, लोगों का एक ट्रस्ट लेवल जो है वो ज़रा शेकी हो जाता है। हाँ जी, तो उस हवाले से ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो अभी जिस सिनेरियो पे हम, या हमारा मुल्क या हमारी जितनी पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रही है अभी, तो फिलहाल ये इसी तरह ही है। अभी आगे आगे को सूरत हाल कुछ अच्छी नियर फ्यूचर में जो है वो नहीं है, नहीं नजर आ रही। होप फॉर द बेस्ट, हमेशा अच्छी सोच रखनी चाहिए। अच्छा, वैसे एक सवाल है मेरा, हमेशा ना एक दिमाग में एक सवाल रहता था अच्छा, वो आज वैसे मुझे बैंकर्स मिल गया तो मुझे आराम से पूछना मेरे लिए आसान हो जाएगा। हम देखते हैं कि अगर कहीं पर भी फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें कि आप लोगों की जॉब 9 to 5 है, अब एक 9 to 5 हेक्टिक जॉब होती है और कॉन्टिन्यूसली 9 to 5 दी जाती है। हम देखते हैं कि कभी कभी आप लोग 9 to 5 से भी ज़्यादा टाइम 9-10 बजे बैंक जो है वो बंद हो रहे हैं, तो उस रूटीन में क्योंकि हम लोग कहते हैं कि बिजनेस जो है ना वो आपको ज़्यादा लाइफ में फ्यूचर में जो है वो देता है, बेनिफिट देता है, तो क्या आप लोगों की जॉब के बाद कोई बिजनेस क्राइटेरिया आप लोगों के माइंड मेकअप करते हैं कि आप लोग बिजनेस करते हैं, या
उसके बाद ये होता है कि बस 9 to 5 की जॉब के बाद, क्योंकि देखिए एक लेवल पर आकर तो आप लोगों को शायद पेंशन वगैरह सिस्टम भी ना हो, क्योंकि प्राइवेट्स में तो इतने पेंशन वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता। तो फिर क्या सूरत है, फ्यूचर की क्या सूरत हाल होती है? मैं तो नवाज़ साहब से जानते हैं, नवाज़ साहब क्या सूरत हाल होती है? देखिए, जैसा आपने खुद अपनी बात में ही हमारी यानी वो पॉजिटिव साइड्स भी बता दी और नेगेटिव साइड्स भी बता दी, फ्लिप साइड्स भी दोनों। देखिए, कोई भी काम है ना, तो वो अगर आप शुरू से एक चीज़ लेके चल रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक वक्त में 2 काम नहीं कर सकते। ये भी है। अच्छा, लेकिन क्या है, अगर आपके पास फुल टाइम जॉब है 9 to 5 तो है ना पब्लिक डीलिंग। हाँ जी। पब्लिक डीलिंग 5 बजे बंद होती है, उसके बाद फिर आप अपना जो है वो क्लोजिंग कर रहे हो। अच्छा, लेकिन ये ब्लेसिंग है कि अगर आप इस टाइमिंग में अपना काम करने के बाद अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब इतने एक्सपेंस बढ़ गए हैं कि आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हमारी पर्सनल पॉलिसी में है कि एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, सारी क्योंकि पूरी उम्र गुजर जाती है, 60 पे जाके वही जॉब करना रूटीन बनी हुई है, तो नॉर्मली बिजनेस माइंडेड बहुत कम लोग होते हैं जो जॉब के दौरान या तो कोई फैमिली बिजनेस पीछे हो रहा हो और आप थोड़ा टाइम दे रहे हो अपनी फैमिली के साथ या वालिद के साथ या तो वो आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अदरवाइज 60 पे जाके आप जो है फिर सोचते हैं कि अब मुझे क्या बिजनेस करना है, मुझे इतने पैसे मिल गए तो मैं क्या करूँगा, कॉमन फैक्टर क्योंकि पेंशन भी नहीं है तो आपको अपनी एक्सपेंस तो कम नहीं होंगे, पेंशन वो अमाउंट आएगी कहाँ से जिससे आप अपने रनिंग एक्सपेंस पूरे करेंगे। तो यही मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें उस वक्त जाके सोचना कि हम क्या बिजनेस करें। आप उस वक्त भी अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो फिर भी टोकन मनी से, क्योंकि लोगों को पता है इनको पैसे मिल रहे होते हैं। तो 60 के बाद आपने जनाब बच्चे की शादी भी करनी है, बच्चों को भी देना है, एजुकेशन का भी है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, अपने रिटायरमेंट रेनी डेज के लिए भी आपने रखना है। तो इसका तरीका ये है कि आप शुरू से एज अ लेमैन जब आप सेविंग कर रहे हैं तो सेविंग हैबिट शुरू से बनाएं। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी आप ही के चैनल पे कहा था कि हमारे पेरेंट्स 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करने के बावजूद घर दे गए, पढ़ा गए, लिखा गए, शादियां कर जाते हैं। हमने एक ईंट नहीं रख सकते अपने बच्चों के लिए। उसकी रीज़न ये है कि वो हैबिचुअल थे, अपनी सेविंग करते थे। हाँ जी। हमारे यहाँ ये जो है फूड चेन्स खुल गई है, फूड पैंडा आपके घर पे 24 घंटे खड़ा हुआ है, तो हमारे यहाँ हम सेविंग हमारी जिंदगी हसीन बना रहे हैं ये। अगर आप वो करें, आप होटलिंग करें अपना, लेकिन अपने एक लिमिटेड अपने जो आपके जो मीन्स हैं, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसके मुताबिक बजट नहीं बना सकते हैं। ये तो है। और बजट बन भी नहीं सकता क्योंकि जितनी चीज़ें अब तेज़ी से हो रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, गैस के बिल्स हैं, दूसरे हैं, तो बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन उसका हल यही है कि आप सेविंग बाद में ना करें, जैसे ही सैलरी आपकी आ रही है आप पहले ही निकाल के सेविंग में के लिए उसको डाल दें। फिर आपको पता होगा कि मेरे पास ये अमाउंट बचा हुआ है, इसमें मुझे अपना महीना गुजारना है। बिल्कुल। तो ये मैं तो ये कहूँगा कि वैसे, लेकिन बैंकिंग के हवाले से आपने कहा वो बड़ा मुश्किल है कि आप रिटायरमेंट के बाद जाके कोई और जॉब करें या ड्यूरिंग जॉब आप अगर एक ही काम पूरा कर लें तो बड़ी बात है। नहीं, मुमकिन ही नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता है जनाब। इसी के साथ हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के जाने, कहीं मजा आएगा। अभी हाजिर होते हैं और फिर आसिफ साहब से भी इसी सवाल का जवाब जानते हैं। आप देख रहे हैं मॉर्निंग बीट्स और मैं आपकी होस्ट खिजरा सुहेल। जैसे कि हम आज बात कर रहे हैं जनाब हमारे स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से, इसके अलावा हमने लोन्स के बारे में भी बात की और अभी जिस तरह से हम सर से बात कर रहे थे, नवाई साहब ने बताया रिटायरमेंट में किस तरह से जो है आप अपनी चीज़ों को सेव कर सकते हैं, अपने पैसों को सेव कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर को जो है सेव कर सकते हैं, क्योंकि इंसान काम करने वाला इंसान तभी रिटायर होता है जब वो जिंदगी से रिटायर हो, अदरवाइज वो रिटायर नहीं होता, उसकी चीज़ें चलती ही रहती हैं। जनाब आसिफ साहब से भी जानते हैं कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है इस मामले में। सर आप क्या पर्सपेक्टिव अपना जो है वो रखते हैं? मैं जैदी साहब की बात को कंटिन्यू करूंगा। इसमें ऐसा है कि जो हमारी लाइफ पहले थी जिसमें सहूलियात या हम समझते हैं कि वो ज़्यादा थी या कम आमदनी में हमने ज़्यादा लाइफ को एंजॉय किया, उसमें यह था मेन फैक्टर सादगी था। हाँ। ठीक है, सादगी पहनने ओढ़ने में भी था, सादगी मिलने मिलाने में भी था, खाने पीने में भी था। घर में जो पका है, जैसे है, जो आ रहे हैं उनको आराम से जो भी घर में है पेश कर दिया गया और अगला
बिल्कुल मुंह बनाए बगैर खुश होकर वापस लौटते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, आजकल जैसे सर जो बता रहे हैं कि अब जब तक फूड पांडा ऑर्डर ना हो जाए और जब तक हम अच्छा, कुछ घर के मंगवा ना 4 लें, लोग हैं, चारों की ही आपस में नहीं बनती कि ऐसे चलो ही है। इत्तेफाक कर लो किसी एक खाने पे। और खास तौर पे मेन्यू पे तो बिल्कुल नहीं बनती। मेन्यू पे बनती ही नहीं है। अपनी चॉइसेस जो है वो सारी सबकी डिफरेंट होती है according to the बिल्कुल moods। ऐसा ही है। तो उस हवाले से जो है जाहिर है जब ये सब चीज़ें होंगी तो उसमें आपका अल्टीमेटली इनकम ही डायरेक्ट हिट होती है। ठीक है, तो इनकम को जस्टिफाई करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए आपको फिर एक्स्ट्रा मेजर्स लेने पड़ते हैं, वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू है। और ये सर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ऐसे जो एक जॉब होल्डर है उसको अपनी लाइफ में अपनी सैलरी के अगेंस्ट जॉब के दौरान ही ऐसे इन्वेस्टमेंट्स या भले म्यूचुअल में हो या कहीं भी हो जी। को ऐसे स्टेप्स ले लेने चाहिए कि जहाँ से आफ्टर 60 उसको पता हो कि मुझे एक हैंडसम अमाउंट या एटलीस्ट मेरे डेली इनकम जो डेली एक्सपेंस है जो मेरे वो पूरे हो जाए। तो इस तरह के स्टेप्स लेके ही एक गुजारा हो सकता है, अदरवाइज तो आपको पता है जो जिस तरह चल रहा है और जितने एक्सपेंस जिस हद तक पहुंच गए हैं वो बहुत यानी कि मुश्किल है, बज़ाहिर बहुत मुश्किल है। उसमें हमारे लिए मैं आसिफ साहब की बात को आगे बढ़ा देता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड्स में एक ऑप्शन है पेंशन फंड्स। तो अभी से जो भी आपकी एज है 18, 20, 22 जो भी है, अभी से आप 1000 रुपीज़ से आप सेविंग कर सकते हैं। लाइक कमेटी डालते हैं जैसे आप, तो समझ लीजिए कि आपकी आखिरी कमेटी है और ये 20-30 साल बाद निकलेगी। और हर महीने 1000 रुपया हर महीने आप डालें। और जिस महीने नहीं है क्योंकि वॉलंटरी पेंशन फंड्स हैं, इसमें इस्लामिक भी हैं और कन्वेंशनल साइड भी हैं। आप 1-1000 रुपये डालते जाएं और जैसे आप मिसाल के तौर पे 60 लोग हैं या 100 लोग हैं, पहली कमेटी अगर आपकी निकल आती है तो आप 100 मंथ्स तक बाउंड हैं उन लोगों को हर महीने 1000 देने का। और अगर आखिरी कमेटी है तो आप ही के पैसे 100 मंथ्स के बाद आपको मिल रहे हैं, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं है, कुछ नहीं है, तो बाउंड हो गए ना। कमेटी से बेहतर है पेंशन फंड्स। अभी यूँ समझ लीजिए कि आपने 100 लोग हैं आपके पास, आप अपनी पेंशन खुद क्रिएट कर रहे हैं। मुझे 60 पे जाके एक बड़ा अमाउंट अगर चाहिए एज अ रिटायरमेंट, क्योंकि देखें प्राइवेट सेक्टर के लोगों की कोई रिटायरमेंट नहीं होती, कोई हमें पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट के बाद कोई पैसे इस तरह के बेनिफिट्स नहीं है, जबकि 60 के बाद ही आपको सारे प्रॉब्लम्स आने हैं, बीमारियां भी हैं, मसाइल भी हैं। तो बेहतर है कि अपनी पेंशन खुद क्रिएट करें। कंट्रीब्यूशन हर महीने 1000-2000 रुपए आप निकाल के अपनी सेविंग में डालते जाएं पेंशन फंड में। बाकायदा टेलर मेड प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड्स में, हमारे पास बहुत लोगों ने डाला हुआ है, कॉर्पोरेट के नवाज साहब, ये जो है ये सब बैंक्स में है? तमाम बैंकों के म्यूचुअल फंड्स हैं और हर बैंक का म्यूचुअल फंड के साथ साथ पेंशन फंड भी आप उनसे कहेंगे जी मुझे अपने रिटायरमेंट सेविंग के लिए, अभी मैं हूँ, आप चाहे 30s में हैं, 40s में हैं, 50s में, इवन 60 के नज़दीक भी आप हैं, तो आप अपनी छोटी छोटी सेविंग तो डाल सकते हैं। बहुत अच्छी बात बताई उसमें 2 बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक तो ये है कि अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं या हाउस होल्ड हैं या किसी भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप से आपका ताल्लुक है, 18+ अगर आप हैं, आप अभी से 1000-2000 रुपये डालते जाएं। जिस महीने नई सेविंग होती है उस महीने ना डालिए, लेकिन इसको कंटिन्यू रखें कि मैं जब 60 पे जाऊंगा तो मैं ये अमाउंट वापस लूँगा। आप यकीन करें उस पर डेली प्रॉफिट ऐड होगा। अब जैसे आजकल 23-4% के रिटर्न बन रहे हैं, ये भी चलेगा। और अगर इसमें कुछ स्टॉक मार्केट का भी पोर्शन आप ले लें, 20-30%, 50% अगर मार्केट में डालते जाएं, तो आप यकीन करें पिछले 30 साल में जिन लोगों ने पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट की उनके रेट ऑफ रिटर्न्स बहुत इन्हांस हुए। क्या बात है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है। अच्छा, इसमें फिर क्या है, दरमियान में अगर आपको विड्रॉ करना है तो इसके 2 कवानीन है। अगर आपको 25 ईयर्स हो चुके हैं कंट्रीब्यूशन करते करते तो आप वो विड्रॉ कर सकते हैं, या आप 60 पे जाके, यानी आप अभी आपको टाइम कम हुआ है लेकिन 60 तक आपने उसको कैरी करना है। जैसा कि नाम है पेंशन फंड, तो उसको पेंशन के ही तरह चलाएं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं यार हम ही अपना ग्रो कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, हम इसका फल खुद खाएं, हम अगली जनरेशन को नहीं देते। तो ये आप यूँ समझ लें कि ये आपने एक छोटा सा पौधा लगाया है जो 25 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स के बाद आपको आपके बच्चा बच्ची के लिए जरूरत पड़ेगी। वैसे ये बात बहुत अच्छी है, आपने बात कही है, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ें पता नहीं होती और हम लोग इन चीज़ों की तरफ इतना गौर नहीं करते। फिर हमारा ये होता है कि हम अगर इंश्योरेंस की तरफ आए। एक चीज़ और मैं आपको इसी के अंदर एक और बेनिफिट है कि सैलरीड एम्प्लॉइज या बिजनेस एम्प्लॉय जितने भी हैं, लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वो भी ये पेंशन फंड में अपना कंट्रीब्यूशन करें। अच्छा, इसमें उनको टैक्स के बेनिफिट भी हैं, यानी 20% तक का रिटर्न आ रहा है फॉर एग्जांपल, और 20% का टैक्स रिबेट आप बचाएंगे अंडर सेक्शन 63 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001।
तो हर साल अगर आपको कंपाउंडिंग 40% ऐड हो रहा है, अच्छा चले आगे चल के रेट ऑफ रिटर्न 11-12% पे आ जाते हैं, फिर भी 30-32% का रिटर्न तो आपका बन रहा है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट आपका मतलब 100 टाइम्स जो है वो रिटर्न आपको एनहांस कर देता है। तो इसमें जो है वो ये पेंशन फंड के हवाले से ये एक, बल्कि हम जो सैल्यूट की अभी बात कर रहे थे, इसमें तो बल्कि ये मैसेज भी हम तमाम अपने नाज़रीन और जो है मिलने मिलाने उन लोगों को ये हम बताएंगे कि इस सिलसिले में अगर वो अभी से कोई ऐसा प्लान कर लें, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पेंशन के बाद अक्सर लोग, उनको एक्सपीरियंस कहीं में भी नहीं है इन्वेस्टमेंट्स का, या जिसकी वजह से उनकी रकम जो है वो डूब जाती है या इतना ज़्यादा अर्न कर नहीं सकते वो। तो उसके लिए बड़ा अच्छा है कि वो अपनी अमाउंट जो है अभी से ही उसको टेलर मेड जैसे है, टेलर मेड अपने सहूलत के मुताबिक वो अपने पेंशन के अकाउंट्स को मेंटेन करें, और जब 60 के बाद जब उनका है तो वो प्रॉफिट के साथ उसको ले भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, तो रिस्क लेवल बहुत कम हो जाता है। तो ये सैलरीड पर्सन्स के लिए जो है ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, टैक्स वाले से भी और वैसे भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं ना कि अगर हम कहें कि जी हम इंश्योरेंस की तरफ आ जाएं, अब उसमें बेनिफिट्स हैं, ठीक है आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो हमारे अगली नस्ल को या उन चीज़ों को वो उस तरह के बेनिफिट्स मुझे उस तरह से, हाँ वो फिर ये होता है कि या तो आपको जल्दी मारने की कोशिश की जाती है कि वो मरो तो हमें मिल जाए या फिर आप बस इंतजार ही फरमाएं। फिर देखें वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर आप, मैं आपको एनालिसिस दे देता हूँ, कहीं भी बच्चा पैदा होता है वो इंश्योर्ड हो जाता है पैदा होते ही, घर इंश्योर्ड होता है, गाड़ी इंश्योर्ड है, आपकी बिजनेस इंश्योर्ड है, यानी हर चीज़ आप इंश्योरेंस को साथ लेके आपको वो एक बेनिफिट मिल रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में इसको मिस सेल किया गया, मिसलीड किया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ इसको देखें, फ़र्क क्या है बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस। दोनों ऑप्शंस दोनों जगह मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट जो है बेसिकली म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज, वो आपको प्रोवाइड कर रही है फर्स्ट सेविंग देन प्रोटेक्शन, जबकि इंश्योरेंस कंपनी आपको कह रही है फर्स्ट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन एंड सेविंग। हम दोनों को एक ही निगाह से देख रहे हैं। देखें, प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए दिया और आपको 10 मिलियन या 5 मिलियन की अगर इंश्योरेंस कवर मिल जाता है इन केस ऑफ डिसेबलमेंट या डेथ, तो वो आपकी इनहेरिटेंस के लिए बहुत अच्छा है। कल को आपके बच्चों को प्रोटेक्शन मिल गई कि वो अमाउंट जो आपने बच्चों के लिए रखना था वो उनको मिल गई। और नेचुरल केस है, इंसान ने मरना तो है किसी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, होता क्या है, हम इसको देख रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी मैंने इंश्योरेंस कराई थी, अब मुझे तो 20 साल बाद ये अमाउंट मिलेगी, इसके लिए मुझे तो मिलनी तो बच्चों को है, छोड़ो यार मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है। इसी तरह जो म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सामने आपका रिटर्न आ रहा है, अब इतना हो गया, अब इतना हो गया, आप कहते हैं यार बस ये तो बहुत अच्छा है निकालो, वो फिर सेविंग नहीं होती लॉन्ग टर्म। हाँ जी। तो दोनों की इम्पोर्टेंस बहुत यानी सिग्निफिकेंस है। दोनों के अंदर आप अगर इंश्योरेंस कराने जा रहे हैं ज़रूर कराएं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, स्टॉक एक्सचेंज में जाएं, गोल्ड में जाएं, रियल एस्टेट में जाएं, इसको डाइवर्सिफाई करें अपनी अमाउंट। हर जगह तमाम पैसे एक जगह पे पुट नहीं करना है। स्टॉक एक्सचेंज में बड़ा अमाउंट लेके नहीं जाना, रिस्क लेना नहीं है। कम से कम रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। अब वो कहा जाता है मिनिमाइज द रिस्क मिनिमाइज द रिटर्न, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। लेकिन वही बात है कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का आपको एक अपने साथ खुद देखना है कि मुझे किस हद तक जाना है। तो अगर आप मतलब बेखतर कूद पड़े पैसा लेके, तो आप ये ना कहें कि जी मुझमें तो नुकसान हो जाता है। वहीं से लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, वहीं से बिलियंस ऑफ रुपीस जनरेट कर रहे हैं। तो सिर्फ फर्क क्या है कि आपके पास वो होमवर्क नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं है, आप इन हाउस रिसर्च नहीं करते कि मुझे अगर पीएसओ उठाना है तो क्यों उठाना है। हाँ जी। उसकी बैक पे पूरा देखें, आपके पिछले 10-12 साल की उसकी प्राइस अर्निंग क्या है, उसने कितना डिविडेंड्स दिए हैं, उसके अंदर आगे उसकी नज़र क्या आ रही है मार्केट में, उसकी बैलेंस शीट में क्या क्या उसने यानी इदारे ने क्या उसके अंदर मजीद आ रही है जिसकी बिना पे मैं समझूंगा कि इसके शेयर्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आप होमवर्क नहीं करते। असल बात यह है कि जो इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जब आप दाखिल होंगे तो आपका जो फंड मैनेजर है वो आपके बिहाफ पे आपको प्रोटेक्ट करेगा और रिस्क मिनिमाइज करके आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करेगा। ज़बरदस्त। क्योंकि हम लोगों को ये देखते हैं ना कि अगर हम बात करें कि जी हमारे रियल एस्टेट है वो हमारी ख़राब होती जा रही है, बिल्कुल डाउन हो गई है, हम इंश्योरेंस की तरफ जाएं तो फिर वहाँ पे भी हमारा ये होता है कि माइंडसेट तो यही रहेगा ना कि चलो जी हमें नहीं मिलना, हमारी आगे नस्ल को मिल जाएगा। अब वो नस्ल भी आगे से ये करती है कि इतने केसेस हमारे आ चुके हैं इस बिहाफ पर कि जी या तो जल्दी मार दिया जाता है या उनको डिसेबल कर दिया जाता है। क्योंकि
एक चीज आप देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने के, जी ये चीज हमें आ रही है। अब पैसा एक वो चीज है जिसमें लालच ऑटोमेटिकली पैदा होती ही होती है। अब वो जब इस तरह मतलब कहते हैं कि वो हायर रिस्क पे आ जाए तो फिर वो ये हाल करते होते हैं। और अच्छा बैंक का सिस्टम ये होता है कि वो एक चीज सर्कुलेट अंदर ही अंदर होती रहती है, उसका कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है बनस्बत इसके कि आप किसी एक्सटर्नली आप कमिटी डाल लें या आप कोई इंश्योरेंस करवा लें या चीज़ें। इंश्योरेंस अपनी जगह बहुत अच्छी चीज़ है और करवानी भी चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पे हमारे पाकिस्तान में मैं ये देखती हूँ कि उन चीज़ों की वैल्यू और उस तरह से डिमांड नहीं है, लोग समझते नहीं है या लोग उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं लेना चाहते। मिस सेल या मिस जो है कम्युनिकेशन होती है, जहाँ गैप आ जाए, कस्टमर्स को जो है वो सही तरह एजुकेट नहीं किया जाता, प्रोडक्ट के बारे में बताया नहीं जाता, तो इसलिए वो उसको बर्डन समझ के उसको जो है ना अडॉप्ट करते हैं इंश्योरेंस को खास तौर पर। तो ये बेसिकली चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जाहिर है आपके जो है वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, आपको पालने हैं, बच्चों को पालने हैं, सारा जो मामला है, लेकिन उसके लिए ये है कि इंश्योरेंस एक सेफर साइड है कि आपको एक ऐसी अमाउंट मिल जाती है जो कि आपके रोज़मर्रा अमूर को जो है वो उसको कंटिन्यू करवा सके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज़ ज़्यादा बेहतर रह जाती है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास सेविंग के लिए अब कोई सोर्स नहीं है हमारे पास, जो मतलब अगर कोई 1.5-2 लाख रुपए कमाने वाला भी है वो भी इस टाइम हैंड टू माउथ है। एक वक्त था कि उसके लिए ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, वो सेव भी कर लेता था, वो कहीं और भी यूटिलाइज कर लेता था। अब वो समझते हैं कि यार बस घर के खर्चे पूरे हो जाएं बड़ी बात है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा दूसरा मैंने ये भी ज़रूर आपसे जानना है कि जो IMF है, अब क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज को देखते हुए उसके दिमाग में आए कि जी मार्केट की वैल्यू है इतनी बढ़ती जा रही है, चीज़ें होती जा रही हैं, तो उसने कुछ जवाब तलब किए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारे यहाँ जो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं बेसिकली हम डिपेंडेंट होते हैं IMF के ऊपर जी। अच्छा, एक दौर था जब कुछ अरसे के लिए हम N11 कंट्रीज़ में चले गए थे 92-99 से ऑनवर्ड, जो परवेज़ मुशर्रफ का एरा था, तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा जो है ना IMF से जान भी छुड़ा ली थी और हम N11 नेक्स्ट 11 कंट्रीज़ के अंदर हमारा जो है वो शुमार हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि इकोनॉमी हमारी उस तरीके से बूस्ट ना हो पाई। तो अच्छा देखें, दूसरी चीज़ ये है कि IMF क्योंकि कंडीशंस जो लोन दे रहा है वो अपनी पॉलिसीज़ भी आपसे मनवाएगा। अब जैसे कल मैं टीवी पे देख रहा था कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो होने जा रही है। हाँ। तो उसके लिए जो है वो ज़ाहिर है बहुत से लोग आएंगे, बिड करेंगे और उसकी और ट्रांसपेरेंसी होगी, ये अच्छी चीज़ है। आपका स्टील मिल है, रेलवे है, PIA है। देखें, जनरली परसेप्शन ये होती है कि हम अपने एसेट्स बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी अगर गवर्नमेंट, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात ये की थी और मैं हर जगह यही बात करता हूँ कि देखिए गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट का काम है रिफॉर्म्स करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्राइवेटाइजेशन करना। जितना प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी उतना पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो अपने और मज़ीद बूस्ट करेगी। तरीका यही है कि आप जो बिज़नेस के लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एक्सपर्टीज जिनके पास हैं, बड़े बिजनेस लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, आप तमाम को बिठा के उनके साथ आप सोल्यूशन करें, स्टेक होल्डर्स को साथ लें कि जी हमने IMF ने हमें ये कहा है, इसके सोल्यूशन बताएं। हमारे यहाँ डिस्कस नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा टॉक शोज़ के अंदर सिवाय एक दूसरे को गालियाँ देने के और बुरा भला कहने के, हाँ जी, आपने ये किया, आपने ये किया, भाई आगे चलो यार। नहीं, ये तो लाज़िम मलज़ूम है ना, फिर हम पाकिस्तानी कैसे कहलाएं? ठीक है, अब एक इकोनॉमी का स्टूडेंट है या कोई मेडिकल से फील्ड से है, या अब कितनी 1.5-2 लाख नए बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन करके मास्टर्स करके आ रहे हैं, जॉब्स नहीं है। तो आप जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे, जॉब्स क्रिएट होंगी, पैसा सर्कल में आएगा, उससे क्या होगा, आप स्टॉक जिस तरह प्राइवेटाइजेशन होगी। तो मैं यही बात हमेशा कहता हूँ कि अब अगर प्राइवेटाइजेशन है उससे आपका पैसा, एक तो बाहर का पैसा पाकिस्तान में आएगा, लोग आएंगे, बिज़नेस होगा, दूसरे मुल्क से जब लोग आके आपके पास बिज़नेस करेंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, उन्हें टैक्स फ्री जोन बना दें कि जी आप हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री लगाएगा पाकिस्तान में 5 इयर्स तक उसको टैक्स हॉलीडेज है, 5 साल तक वो कोई टैक्स ना दे हमें। प्रोडक्शन करे पाकिस्तान में, प्लांट लगाएं, गाड़ियाँ करें, जो जिस किस्म का बिज़नेस करे पाकिस्तान में वो आए और वो इतने % सिर्फ हमें टैक्स दे और इसके अलावा कोई और टैक्स उसके ऊपर नहीं होगा। आप देखें कैसे नहीं बिजनेस होता पाकिस्तान में। प्रॉब्लम ये है कि हम उनको वो एक ट्रस्ट नहीं दे सकते, एक कॉन्फिडेंस नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा दे देते हैं कि हमारे पास टैक्स का बर्डन बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, जो बेचारे दे रहे हैं टैक्स, उन्हीं पे आप जो है वो बर्डन, टैक्स बेस ब्रॉड करें आप। 1.5 से 2 लाख नए टैक्स पेयर जो हैं पिछले 1.5 साल में सर्कल में आए हैं FBR के फिगर के मुताबिक। तो अभी अगर आप देखें उन्हीं के ऊपर बार बार आप जब टैक्स इम्पोज करेंगे 10-12 किस्म के, तो वो बेचारे क्या करें? क्योंकि टैक्स के, अगर हम टैक्स की बात करें तो
हम ये देखते हैं कि 37% जो है वो नॉन फाइलर्स का हो चुका है और 28 या 26% के करीब जो है वो फाइलर्स का है। अब 26 फाइलर्स के लिए 26% मैं समझती हूँ ज़्यादा है। अगर आप उनके लिए भी ये सब कुछ रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बेचारे बर्डनाइज होते चले जा रहे हैं। नए लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज और कोई इस तरह का लॉ और चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। चीज़ें बनी हुई ज़रूर है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अरे सब आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ वैल्यूज़ जैसे डॉलर का रेट जो है वो कम हो गया है, काफ़ी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं, तो अब क्या लगता है कि ये इलेक्शन की एक स्कीम है या वाकई ये परसिस्टेंटली ऐसे चलने वाली चीज़ें हैं? ये बड़ी मुबहम सी सूरत हाल है। इस पे जो बात करना जो है वो एक बड़ा क्वेश्चंस आ जाएंगे इस पे। तो ये जो है ना सूरत हाल अभी बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी लग रही है कि सारे जो हैं वो रेट भी अच्छे हैं और लोन्स भी हैं, उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशन भी बेहतर है, हमारे लीडरान भी जो हैं बड़े एक्टिव हैं आजकल सारा। लेकिन ये कोई इस पे यानी कि कोई कमेंट्स जो है वो नो कमेंट्स वाला मैं नो कमेंट्स वाला जो है वो है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह जो भी है। नहीं, क्योंकि हमारी ये उम्मीद है कि एक बैंक जो कहते हैं कि बैंक की जो सिचुएशन से ताल्लुक़ रखता है या जो बैंक से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है उसको बहुत चीज़ें पता होता है कि जो इंटरनली सूरत हाल है पैसे, क्योंकि सारा देखें पाकिस्तान चली पैसे पे रहा है, जो चीज़ है वो पैसे के इर्द गिर्द घूम रही है वो भी लोन पे वही ना। तो उसके मतलब एक माइंडसेट ये होता है ना कि हमारी प्रिडिक्शन हो जाती है कि जी हम ये चीज़ फॉर द टाइम बीइंग जो है चलेगी या इसका फ्यूचर में भी कोई स्कोप बनेगा, चीज़ें होंगी। इसमें जो है ना जो हमारे लोन्स के अमाउंट्स आती हैं सारा है, उसमें एक बेसिक चीज़ और मेन चीज़ एक ही है, अगर वो उसको थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाए या एक आम आदमी तक उसकी डिटेल पहुंच जाए तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बहुत अच्छी हो जाए। एक लोन हमारा सैंक्शन होता है, पता चलता है इतने $1 मिलियन IMF से या जहाँ से भी है तो हमें मिल गए। अब वो आ तो जाते हैं, उसके बाद हमें कोई मेगा प्रोजेक्ट, कोई मेजर प्रोजेक्ट, कोई इवन शहर में कोई अच्छी कोई चीज़, कोई सरकारी हॉस्पिटल, कोई एजुकेशन, कोई ऐसी नज़र नहीं आती कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट कोई गवर्नमेंट लेवल पे स्टार्ट हो जाए, या हमारे अंदर जो यानी कि जो इवन छोटे लेवल पे भी कोई काम ऐसा आ जाए, कोई फंडिंग हुई है, फंड्स आते हैं, पता चलता है, उसके बाद सब खामोशी हो जाती है और हम वैसे ही उन्हीं सड़कों पे उसी तरह ही उन्हीं हालात में गुजारा कर रहे हैं। तो एक ट्रस्ट लेवल जो है शेकी हो जाता है। ट्रस्ट लेवल जब नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली जो फिर सिचुएशंस ऐसी रहेंगी। बहुत लेकिन फिर भी जो है अब हम क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड से गुजर चुकी है पाकिस्तानी अवाम हमारे समेत सारे, कि हम जो है वो पूरे एक तैयार हैं कि हमारे लिए को अच्छा ही इंशाल्लाह होगा, जो भी है, चाहे वो नियर फ्यूचर हो या थोड़ा सा बाद में हो, लेकिन बहरहाल अच्छा ही होगा। नवाज साहब आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, अब तो आपके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपको उन एरियाज़, रिमोट एरियाज़ तक भी वो अवेयरनेस दे दी है जो एक आम बच्चा जो है वो भी आज इकोनॉमी पे बात कर रहा है। तो थैंक्स टू मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन लोगों ने बड़ा पॉजिटिव अपना रोल अदा किया है और ये इस तरह के प्रोग्राम ज़ाहिर है मज़ीद उनको स्ट्रेंथन करते हैं। देखें, कोई भी चीज़ है, मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ पाकिस्तान के बारे में और हमेशा हर पाकिस्तानी को होना चाहिए कि एक वक्त आता है, हर नया लम्हा, नया दिन एक नया दिन होता है। जो प्रीवियस हो गया, अगर हम बैठ के अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, अपने इकोनॉमी को, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, अपने इदारों को, तमाम जितने भी हैं, तमाम चीज़ें, जैसे वो कहते हैं ना, एक रिकन्सिलेशन आप कर लें आज के बाद के, चलें या कुछ तो बेहतर करें, क्योंकि सभी मामला हम देख चुके हैं। अब यूथ के लिए, खुदा के लिए हमें कुछ करने दें। हमारे नए बच्चे, आने वाली जनरेशन, कितने लोग आपके पाकिस्तान से बाहर चले गए, कैसे कैसे ब्रेन्स आपके बाहर हैं। तो मैं ये बड़ा पॉजिटिव हूँ इस मामले में कि बहुत अच्छा वक्त होगा, आगे आना है, हर बंदा अपने गलतियों से सीखेगा और सीख रहा है। इलेक्शंस होंगे, बार बार होंगे, मामला बेहतर होंगे, इन्हीं में से अच्छा निकलेगा। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपना अपना रोल, अगर हम सही मायनों में पॉजिटिव तरीके से अपना किरदार अदा करते रहें और हम सब मिल के पॉजिटिविटी की तरफ अगर ज़्यादा तवज्जो दें तो हम ये सारे मामलात खुद ठीक कर सकते हैं। हमारे अंदर ये विल है, हमारे अंदर पोटेंशियल है, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। तो पिछले साल, 1.5 साल में जो जितना एकदम चेंजेस आए हैं सारा, तो उसके बाद आप ये भी देखें कि लोगों में अवेयरनेस कितनी आ गई है। खासतौर पे जनरेशन जो है, यंग जनरेशन, वो अब
आउटस्पोकन है, वो बात करती है। पहले तो किसी की यानी हमें आवाज नहीं पहुंचती थी। हाँ, पहले प्रेसिडेंट का भी नहीं पता होता था कि कौन है, ना प्राइम मिनिस्टर का पता होता था कौन है। तो ये अब सारे जो है उस हवाले से ये बिल्कुल जैसे सर बिल्कुल बहुत अच्छी बात की कि ये इस जितना भी हमारे यंग जनरेशन, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर है, तो वही अगर अवेयरनेस आ जाए और वही अगर बोलने लग जाए तो डेफिनेटली जो है हमारे लिए अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब तक हमें चीज़ों की एक बेसिक अवेयरनेस नहीं होगी, असल में हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा फुकदान जो हमेशा से रहा है, बेसिक एजुकेशन, बेसिक अवेयरनेस और बेसिक पर्सपेक्टिव। हमारी ये तीनों ही चीज़ें बेसिक है ही नहीं। हमारा कोई वर्ल्ड व्यू उस तरह का डेवलप किया ही नहीं जाता कि हम चीज़ें करें। हालांकि दिमाग हमारे पास बहुत है, तो उल्टे कामों में चल सकते हैं। आप देखिए सीधे कामों में हमारा कितना दिमाग चलेगा। हर चीज़ हमारे हाथ में है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी रिसेंटली मैं गई तो मैं नॉर्दर्न एरियाज़ गई, मैंने वहाँ पर देखा, एक मैंने चीज़ ऑब्जर्व की। मैंने कहा हमारे पास क्या चीज़ नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी है। हम अगर हम कहते हैं ना कि हम इंडिया का मुकाबला करें या चीज़ें करें, उनसे ज़्यादा अमीर हम हैं। हमसे जितने अमीर, जितने हमारे पास अच्छी से अच्छी। मैं उस दिन देख के हैरान, एक बंदे से मेरे से मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि ये गाड़ी ना जो मैंने ली हुई है, अभी उन्होंने वो जो है जनाब टर्बो ली हुई थी और उनको लगा कि ये उनकी छोटी गाड़ी है, मैं चाहता इस थोड़ा सा लेवल अप कर लूँ। तो मैंने कहा अब आप लेवल अप करेंगे, इसका मतलब है इतने तो आप कमा रहे हैं कि आप लेवल अप कर सकते हैं। तो हमारी आवाम या हमारे लोग ये सब काम कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हम उस तरह से अपना माइंड जो है वो चलाते नहीं है। और जो बात हम शुरू से कर रहे थे ना 9 to 5 वाली जॉब की, हमने उसमें कभी अपना फ्यूचर नहीं ढूंढा, हमने कोई सेविंग नहीं की, हमने कुछ ढूंढा नहीं है। अब एट द एंड जब हमारे पास रिटायरमेंट का टाइम आएगा या हमारे पास जब वो टाइम आएगा जिसमें हम खुद से जो है चीज़ों को करने के काबिल होंगे, तब हम यूनिफॉर्म स्टेज पे होंगे। फिर हमारे ना हाथ पाँव काम करेंगे, ना हम काम कर सकते हैं, क्या पता 60 एज पहुंचे भी ना पहुंचे, उससे पहले निकल पड़े। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम आज देखते हैं कि ये चीज़ें हमें अगर अभी से हम स्टार्ट ना करें, हम आगे जाके हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो हैं हम लोग अपनी लाइफ में। हमें तो अपना रोल देखें बड़ा पॉजिटिवली। मैं तो इस हवाले से हमेशा जब भी स्टूडेंट से मिलता हूँ, क्योंकि मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो IFMP के प्लेटफॉर्म से मैं उनको ट्रेनिंग वगैरह भी कराता हूँ, ट्रेन द ट्रेनर्स, उनको एसेट मैनेजमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स के बारे में, मार्केट रेगुलेशन, टैक्सेशन, तो ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं। और फिर ज़ाहिर है 23 इयर्स हो गए ये क्लाइंट्स के साथ भी, इदारों में, कॉर्पोरेट के साथ। तो मैं हमेशा देखता हूँ कि जहाँ अब मैंने देखा है कि लोग नए जो बच्चे आ रहे हैं मास्टर्स करके, MBS करके, MPhil करके, वो बहुत यानी चीज़ों को बड़ा सही मायनों में वो उनका विज़न बहुत अच्छा है। तो जितना विज़न आपका ब्रॉड होगा, क्लियर होगा, उनको ये पता है कि हमने कैसे करना है। हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, हमारा यूथ में लड़कियां, खवातीन पढ़ा, बच्चे अपने बच्चों को नहीं भेजती थे लोग, अब लड़कियां जो है वो माशाल्लाह टॉप कर रही हैं, पढ़ रही हैं हमारी। ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और मैं समझता हूँ कि ये बहुत आगे इंशाल्लाह। हम यूथ से हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना। हम हमेशा हमें कहते हैं जी हम तुम्हें क्या पता, बच्चों को क्या मालूम। बच्चा जो है आजकल का बच्चा नहीं है, वो अगले 20-30 साल का विजन रखता है, हमसे ज़्यादा बेहतर है। ग्लोबली वो चीज़ें आप देख लें कि IT में हमारा बच्चा जो है वो 4-5 साल का वो चीज़ें बना रहा होता है जो आज हम शायद ना देख सकें। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके हम वहम गुमान में भी चीज़ें नहीं होती, वो काम कर रहे होते हैं। हमारे दौर में आप देख लें कंप्यूटर तब आया जब हम शायद मैट्रिक में या FSC में थे। आज पहला बच्चा पैदा होता है तो सामने वो आया तो 1.5-2 अभी 4-5 माह का होता है तो पता है कि ये मोबाइल है, इसको ऐसे लगाना है। हाँ जी, तो ये जाहिर है कि सारे गैजेट्स उसके पास हैं। तो ये हाँ जी, हर चीज़ अच्छा बड़ी ये हम देखते हैं। और हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि हमने अपने बच्चे को कुछ सिखाना है, करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको फिर भी लिमिटेड कर देते हैं। हमने अपने बच्चों को बहुत मैं अपनी यंग जनरेशन में अगर देखती हूँ तो मैं इस चीज़ को बहुत फील करती हूँ कि हमारी यंग जनरेशन बहुत लिमिटेड हो गई है। उनके पास बहुत स्किल्स हैं, वो बहुत सारी, अच्छा वो हम डिवाइड हो गए हैं। अगर कोई आर्ट के पर्सपेक्टिव से ताल्लुक़ रखता है ना, कि अगर बेचारा वो उसको नाच गाना पसंद है, उसको चीज़ें करना पसंद है, उसको कोई और चीज़ें मतलब उसको लिखना पसंद है, लेकिन अब उसका टारगेट है कि वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो हम नहीं क्योंकि तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। ये चीज़ उसका बड़ा गैप है। ये कैरियर काउंसलिंग की जो है वो उधर थोड़ा सा एक बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ये प्रॉपर हो जाए, बच्चे का टेंडेंसी देख के, उसके प्रोफेशन या उसके इंटरेस्ट देख के, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। नहीं, और ये होना भी चाहिए। हम वही बात करें, जैसे देखिए ना, अब मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि उनको पता चले, जैसे नवाज़ साहब बैंकर होने के साथ साथ जो है बहुत अच्छे शायर भी हैं, जो हमें भी रिसेंटली पता चला कि आप बहुत अच्छे शायर भी हैं सर। तो देखिए ये क्वालिटी है,
कि आपके अंदर ये एक वो क्वालिटी है जो आपको हमेशा इनहेंस, आपको हमेशा जवान रखती है। सही बात। कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी, आपको अच्छा गाना आना चाहिए, अच्छा डांस है, अच्छा आपको शायरी है, अच्छे आप लिखारी हैं, आपको लिखना बहुत अच्छा आता है, तो ये आपका एक आर्ट है। और ये मेरे ख्याल से हर इंसान में कोई ना कोई आर्ट इस तरह का होता है। तो सर ये आपके अंदर ये वाला आर्ट कब से आपके अंदर आया? अच्छा, ये हर जगह क्वेश्चन होता ही है, लेकिन मैं इससे हट के बैंकिंग के हवाले से आपने कहा था ना कि जब आप बैंकर होते हैं तो कोई और काम नहीं कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत सी क्वालिटीज़ हर बंदे को दी हुई होती हैं। तो मैं इससे हट के पोइट्री भी ज़ाहिर है शुरू से, और मेरे क्योंकि ब्लड में बिल्ट इन है वालिद साहब से, अच्छा, दादा से, तो माशाल्लाह। हमारे सभी, मेरे भाई भी, हम लोग सभी जो है ना वो पोइट्री कर रहे होते हैं, और तमाम असनाफ की पोइट्री जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक मकाम है। और क्योंकि मेरे वालिद साहब तो रेडियो ईरान जाहिदान से भी मुंसलिक रहे, फिर वो अरबी फारसी उर्दू में भी 40-50 साल उनकी पोइट्री की लाइफ, कम से कम 60 साल तो कम से कम क्या है। बात है। और अरबिक में, उर्दू में, फिर इंग्लिश में, तो वो सारा उनका ज़बरदस्त। एक्सपोजर है। इसी तरह मुझे भी तकरीबन 30-35 साल तो माशाल्लाह हो गए इंडस्ट्री अच्छा, में, मुख्तलिफ किस्म के तमाम असनाफ में मैंने नातों में भी, मनक़बत में भी, और मुख्तलिफ जगहों पर मेरा एक वो रहा है। तो दुनियावी शायरी तो खैर मैंने, जैसे पहले भी आसिफ साहब से अक्सर बात होती है, तो मैंने कहा ये मैंने बहुत अरसा हुआ अब नहीं की, लेकिन जो पुरानी अशार हैं उनमें से वो चल रहा होता है सिलसिला। लेकिन ये क्यों होता है? ये बेसिकली आप जितने ज़्यादा चीज़ों को हसास तरीके से, एक बड़ी क्रिटिकल निगाह से जब तक नहीं देखते ना, अमूमन कहा जाता है जी शायरी तब होती है जब कोई चोट लगती है, कोई दर्द, ऐसा नहीं है। जब ऐसा कोई दुख आता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे शायर बेचारे जो है वो चोटें ब्रेकअप करा के बैठे होते हैं। नुकसान ऐसा नहीं है। एक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल लाइफ में बंदा चल रहा होता है तो अल्लाह पाक करम करता है। लेकिन क्या है, आप जितना ज़्यादा लोगों को, इन चीज़ों को जितना ज़्यादा आप अपने एंगल से देखते हैं, फिर उसको आप एक्सप्रेस करना और फिर उनको अशार में कन्वर्ट करना, मतलब ये एक अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि चीज़ें होती हैं। ट्रू फीलिंग। तो हाँ, फीलिंग्स ज़ाहिर है उसके अंदर हैं। और फिर कहते हैं शायर हसास होता है, शायर ये होता है। अब जितना मर्जी आप शायर को कुछ कहें, शायर इंसान होना चाहिए। ये चीज़ें उसको जो भी हो, ये बात सही है, शायर इंसान होना चाहिए। इंसान होना चाहिए। तो बस ये सारा सिलसिला होता है। बाकी तो क्योंकि हर बंदा अंदर से शायर है। सर कोई आपकी फेवरेट ऐसी पोएट्री जो आप सुनाना चाहें? हाँ, मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में पिछली मरतबा भी मैंने एक कलाम कहा था आपको, इस मत में एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक मैंने नौजवानों के, जैसे मैंने कहा था, तो मैं मेरी पोइट्री में आपको एक तो यूथ के लिए काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा। उनमें से 2 अशार वो सुना दूंगा, और उससे पहले एक छोटी बहर की छोटा सा एक जो है वो गज़ल है, तो उसके हवाले से मैं आपको सुना देता हूँ। ज़रूर ज़रूर। कि अमूमन आसिफ साहब और हम जब बैठते हैं तो हम अक्सर वो करते रहते हैं अक्सर डिस्कस, जो तो है मैं वो एक, सर से महसूस होते तो रहते हैं। सर के स्टाइल आज हम भी होना चाहते हैं। जी, वो है कि नीला है कुछ पीला है, वाह। नीला है कुछ पीला है, मौसम रंग रंगीला है। वाह, क्या नीला बात है कुछ पीला है, मौसम रंग रंगीला है, और हम समझे थे छैल छबीला, साजन तो शर्मीला है। वाह, क्या बात है। नीला है कुछ पीला है, मौसम नीला है कुछ पीला है, मौसम रंग रंगीला है, हम समझे थे छैल छबीला, साजन तो शर्मीला है। और शेर देखिएगा कि हर इंसान का इस दुनिया में अपना एक कबीला है। क्या बात। हर इंसान का इस दुनिया में अपना एक कबीला है। और जो शेर मैं अब पढ़ रहा हूँ, इसकी मुझे काफ़ी पजीराई, जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा तो वो यूँ समझ लीजिए कि वो बड़ा पसंद किया गया, और वो हालात हाजरा पे भी है, और मामला ऐसे ही होते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं। नीला है कुछ पीला है, मौसम रंग रंगीला है, हम समझे थे छैल छबीला, साजन तो शर्मीला है। हर इंसान का इस दुनिया में अपना एक कबीला है, और सांप फ़कत बदनाम हुआ, सांप फ़कत बदनाम हुआ, इंसान बहुत जहरीला है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। सांप फ़कत बदनाम हुआ, इंसान बहुत जहरीला है, और प्यार नवाजिश अब ना करना, प्यार नवाजिश अब ना करना, प्यार बहुत मुश्किला है। वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और यूथ के लिए बिल्कुल एस्थेटिक, बिल्कुल। क्योंकि जाहिर है ये तो जो है ना लाइफ के साथ साथ चलती हैं आपकी फीलिंग्स और चीज़ें। तो यूथ के लिए जैसे मैंने आपको कहा था 2 शेर में, वो भी आपके प्रोग्राम की साथ साथ से अपने नाज़रीन के लिए, कि मेरे इन नौजवानों को खुदी का दर्स दे यारब, मेरे इन नौजवानों को खुदी का दर्स दे यारब,
मेरे इन नौ निहालों को वतन का पासबां कर दे। वाह, ये दुआ भी बहुत, है बहुत और ये हमारी ख्वाहिश भी है और ये हमारे तमाम जितने भी लोग हैं कि मेरे इन जनरेशन के लिए नौजवानों बेहतरीन। को, बहुत शुक्रिया, मेरे इन नौजवानों को खुदी का दर्स दे या रब, मेरे इन नौ निहालों को वतन का पासबां कर दे, और दुआ तुझसे खुदाए पाक, बस ये है नवाजिश की। दुआ तुझसे खुदाए पाक, बस ये है नवाजिश की, मेरे इस मुल्क पर इस्लाम का एक साहिबा कर दे। आमीन आमीन। जनाब बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। क्या ज़बरदस्त आपकी खूब। पोइट्री। अच्छा वाकई कुछ लोगों की पोइट्रीज है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे हमारे पास बहुत सारे शायर भी आते हैं और बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं हमेशा इन चीज़ों फील करती हूँ कि जब आपके गुफ्तगू या आपके उस अंदाज में आपकी शायरी के हर वो लफ्ज़ छलकें और उसके मीनिंग्स वो खुद ब खुद बता रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना, अच्छा मुझ जैसा बंदा तो बहुत ही खोड़ हो तुम्हें शायरी कख समझ ना आ रही हो, लेकिन फिर भी जब आप कहते हैं कि जब इंसान खुद गुफ्तगू करता है, उस चीज़ को अपने तरह से बयान करता है, तो उसका असर बड़ा होता है। फिर उसके मायने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप आपसे ये पूछो कि इनका मायने क्या है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और बहुत बेहतरीन हमारे साहब, क्या जबरदस्त आपकी जो है सर ने मॉर्निंग कहते हैं। शो के हवाले से, सुबह सवेरे के टाइम के हवाले से, छेल छबीला और मौसम का जो है ना, आप बयान कितना किया, जबरदस्त बहुत है ना अच्छा। मौसम जो है, कितना जबरदस्त। मॉर्निंग के हवाले से बहुत अच्छा। आसिफ साहब, आप में ऐसी क्या क्वालिटी है, आप क्या ज़्यादा अच्छा जो है, आप गाते अच्छा हैं, लिखते अच्छा हैं, क्या चीज़ है जो आपके अंदर इंटरनली एक फैक्टर है? ये सुनते अच्छा है। सुनते अच्छा अच्छा, मुझे कब से यही लग रहा है मैं बिल्कुल यही पूरा प्रोग्राम गुजर गया, ये मैं सुन ही रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं जो है वो सुनने वालों में से हूँ क्या और बात। अच्छा सुनने वालों में से हूँ। जबरदस्त। और जैसे नवाज साहब का साथ हो तो फिर क्या कुछ कहने की वहाँ जरूरत है नहीं, कमाल है। बहुत ठीक है ना। जबरदस्त। तो इस हवाले से जो है इक्तफा सुनने में है, हाँ, तो अच्छा पढ़ने में, अच्छा सुनने में ये शौक है मेरे। क्या तो ऐसा कोई एक्सप्रेसिव नहीं है, सिर्फ जो है वो हम जो है ना जितनी तो इंफॉर्मेशन लेने आप वालों में अपनी से। फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं? ये तो जो मुलाकात मेरे से करते हैं वही बता सकते हैं नहीं, कैसे एक करते हैं? इंसान को आपको पता होता है, ना कि आप कैसे अपनी पता जो होता है। वो और देखिए, express कर सुनने रहे वाला हैं तो अपने एक्सप्रेशंस के साथ तो चीजें शायद बता दे, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकता। देखिए फीलिंग्स जो हैं वो सारी पॉजिटिव ही हैं और पॉजिटिव ही होनी चाहिए, तो उस पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले नहीं, आपने इजहार पूछा है कि आप इजहार कैसे करते हैं? इजहार एक्सप्रेसिव हूँ मैं। कोई भी चीज़ अच्छी जहाँ लगे उसको फौरी तौर पे उसकी तारीफ़ या उसके मतलब जो भी कमेंट्स हैं वो ज़रूर मैं देता हूँ। और भले को बुरी लगे कोई बात किसी को तो मादरत के साथ उनसे वो भी कर दी जाती है, क्योंकि ये अपने लिए भी बेहतर है और अगले के लिए भी बेहतर अगले के लिए भी है बेहतर कि वो आइंदा आने वाले दिनों में या जो भी बात को करे तो डेफिनेटली वो उस पर है। अच्छा, आखिरी दफा आपने तारीफ किसकी की थी, याद होगा आपको? आखिरी दफ़ा मैंने तारीफ़ अपनी बेटी की थी वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त। क्योंकि मैं कहती हूँ कि इंसान के अंदर ना अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी है ना, उसमें सबसे बड़ी सलाहियत ये है कि वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता है। जो इंसान नहीं करता, मैं उस इंसान को समझती हूँ उससे ज़्यादा जो है ना बेवकूफ़ इंसान इस दुनिया में नहीं। अल्लाह ताला ने आपको ये चीज़ें दी किस लिए हैं? ताकि आप लोगों को बता सको, अपनी चीज़ों का इजहार कर सको। और इन चीज़ों के मतलब इनसे हट के हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं कि वो हर चीज़ जो है अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत दी है, तो हमें उस खूबसूरती का इजहार करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम करें। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि ये तो कहते हैं ना कि आपके राइट्स में से भी एक राइट है कि अगर आप किसी की तारीफ करेंगे तो ये उसके लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी, मतलब ऑनर की बात हो जाती है ये। तो जनाब, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है, तो जाते जाते हम चाहते हैं कि जैदी साहब आप भी और साहब आप भी हमारे व्यूअर्स को पैगाम दीजिए। तो आज आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरा तो पैगाम हमेशा मैं तो यूथ को एड्रेस इसलिए करता हूँ कि मैं बड़ा इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ कि माशाल्लाह जो पाकिस्तान में मुझे अब नज़र आ रही हैं चीज़ें आगे, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। और पूरी यूथ में आपको उसमें लड़के लड़कियाँ नौजवान ख़ास तौर से जो भी 18 से ऊपर आप लोग और उससे नीचे भी जो लोग अंडर 18 हैं उनके लिए भी कि बस ये है कि मायूसी नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ताला पे अपने आप पे बिलीव रखें और पाकिस्तान के लिए सोचें। और न सिर्फ ये कि आपने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने साथ अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने जितने भी आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनका ख्याल रखें, उनको साथ लेके चलें और हर फील्ड में जहाँ भी हैं अपने आप को द बेस्ट समझें कि आप ही सबसे बेस्ट हैं और कोई नहीं।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आसिफ साहब, आप क्या पैगाम देंगे? मैं सिर्फ मुख्तसर सा यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो अपने पास्ट में जो भी गलती या जो भी कोई बात हुई है उसको इग्नोर करें और उस पर रिग्रेट्स पे फ्यूचर को अपना ख़राब ना करें और फ्यूचर पे फोकस करें, अच्छे की उम्मीद रखें और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोग तशरीफ बहुत है शुक्रिया। जनाब। इसी के साथ सोहेल को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट के साथ, नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। आसान कर रहा है, हमारे लिहाज से वो कामयाब है, रिश्तेदार भी उसी के अच्छे हैं, ठीक है, लोग उसके साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करते हैं। लेकिन जो ज्यादा मौशी लिहाज से बैकवर्ड है, अच्छा है वो, मतलब अच्छा है उस लिहाज से, इंटेलेक्चुअल भी है, बोलना भी आता है, करना भी आता है, लेकिन मौशी लिहाज से बैकवर्ड है, लोग उसको अच्छा नहीं